अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो तो डिफरेंट है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इनकम रिकॉर्ड का ही है, लेकिन हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसे कहते हैं, इसको जरा समझेंगे। एक बात छोटी सी याद कर लीजिएगा, वो ये कि क्या नाम है, ये सवाल वैसे लास्ट टाइम आ चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ रिपीट हो सकती है। तो इनकम रिकॉर्ड जब आप पढ़ें तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना आनी चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ है SOFP, और तीसरी चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझ लेते हैं, ये किसे कहते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरह ही होती है। जिस तरह आप SOFP बनाते थे, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने SOFP बनाना सीखा होगा। तो जैसे आप SOFP बनाते थे, ऐसे ही ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। लेकिन इश्यू ये होता है कि ये सिंपल होती है। एसओएफपी एसओएफपी के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन होती थी, बहुत सारी डिटेल होती थी। इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत सिंपल होती है। मतलब हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनकी फाइनल वैल्यू, जितनी भी लाइबिलिटीज उनकी फाइनल वैल्यू, और एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम ये करते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जिस डेट पे वो बोल रहा है उस डेट पे इसकी फाइनल वैल्यू लिखते हैं। जितनी हमारी लाइबिलिटीज है उसकी फाइनल वैल्यू लिखते हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। बस ये ख्याल करना होता है, एसेट की फाइनल वैल्यू लिखनी होती है। अगर कोई चेंजेस आई हैं, लाइक सवाल में इसने आपको ओपनिंग वैल्यू दी है और कोई चेंजेस आई हैं, तो वो चेंजेस आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। और ये क्यों बनाते हैं, ये बेसिकली कैपिटल को फाइंड करने के लिए बनाते हैं। जैसे इनकम रिकॉर्ड में मैं नहीं पता होता हमारा कैपिटल कितना है, तो कैपिटल को फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। जब SOFP बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए होगा ना। तो वो कैसे फाइंड होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम साल के शुरू वाले सारे एसेट लेते हैं और एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है 30 सितंबर 2019 का। तो सवाल पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Mariam financial year end on 30 September. Okay. She does not maintain a full set of accounting records, but was able to provide some information. On 1st October 2018, इसने premises, fixture and fitting, motor vehicle, inventory, trade receivable, बैंक बैलेंस, कैपिटल इसने नहीं दिया, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा, लोन और ट्रेड पेबल की डिटेल दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी। मेरा एक छोटा सवाल है, चलो आगे जाने से पहले वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैन यू लेट मी नो कि व्हाट इज द कैपिटल। ये जो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है, क्या आप फाइंड कर सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखकर आप कैपिटल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जो जो हमारे पास एसेट्स हैं प्लस कर लें, जो जो एसेट हैं प्लस कर लें, और जो जो लाइबिलिटीज है क्या कर लें, माइनस कर लें। जी बेटा, सही सही फरमा रही हैं आप, मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स। जी, क्या आंसर आया कैपिटल का। अगर मैं आपसे पूछूं हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो सर बड़ा आसान है। 80,000, 7,800, देन 10,000, देन 6,350, देन 5,900, देन 6,170, एंड इसमें से माइनस कीजिएगा 21,000, माइनस कीजिएगा 6,220। जल्दी बताएं हमारा कैपिटल कितना आया। ये वैसे बाद में रिक्वायर्ड था, लेकिन मैंने कहा पहले ही फाइंड करवा देता हूँ ताकि टाइम बच जाएगा। 89K। ओके, मैं लिख देता हूँ, हमारे पास कैपिटल आ गया 89,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019, Mariam drawings amounted to 3,125. Mariam transferred 5,000 for of her own money into the business bank account. अच्छा जी, ये बेटा ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या कहते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, और इसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये ड्राइंग है। एक मिनट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइंग है,
और ये हमारे पास एडिशनल कैपिटल है। ये हमें तब काम आता है जब हमें प्रॉफिट फाइंड करना हो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि बाय मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, बाय मेकिंग इनकम स्टेटमेंट सेल्स एंड परचेज की फिगर फाइंड करनी होती है, एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना होता है, प्रॉफिट आ जाता है। एक तरीका तो ये। दूसरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका होता है बाय मेकिंग कैपिटल अकाउंट और कैपिटल इक्वेशन। चले मैं आपको आइडिया देता हूँ। अमूमन ये होता है, आप जब एसएफपी बनाते थे तो आप सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। उसमें प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड करते थे। प्रॉफिट के बाद क्या करते थे, लेस ड्राइंग करते थे, ठीक है, लेस ड्राइंग करते थे। और जो आंसर आता था हम लिखते नहीं थे, लेकिन ये हमारे पास हो जाता था क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो जाता था, क्लोजिंग कैपिटल हो जाता था। तो पेपर में वो ड्राइंग क्यों दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सवाल में ओपनिंग कैपिटल आ जाए, ड्राइंग आ जाए, क्लोजिंग कैपिटल आ जाए, तो आप आराम से प्रॉफिट फाइंड करते हैं। आप रिवर्स वर्किंग करके, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है, जो वैल्यू इसकी आप लिखें, ड्राइंग माइनस हो रहा था यहाँ के प्लस हो जाएगा, ऐड कर दें। मतलब रिवर्स वर्किंग में ये होता है कि ये फाइनल वैल्यू थी और हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो जो चीज माइनस हो रही होगी उसमें ऐड कर दूंगा, जो ऐड हो रहा होगा उसमें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में काम आएगी। अच्छा जी, आगे कह रहा है 1/3 of the loan was repaid and it was agreed that a further 1/3 would be repaid on 1st March। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो वहां हमें लाइबिलिटीज दिखनी होती हैं, तो लाइबिलिटीज में ये चीज हमारे काम आएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। आगे कह रहा है इन्वेंट्री हैज डिक्रीज बाय 510, ट्रेड पेबल हैज इंक्रीज बाय 880, द बैलेंस the balance at bank had increased by 10%. Trade receivable had increased to 6450. Other payable amounted to 260। अच्छा सर ये क्या सीन है? देखिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो हमें सबसे पहले एसेट्स लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? एसेट्स लिखने होंगे। तो एसेट की वैल्यू में जो हमारे पास सवाल में ये ओपनिंग एसेट्स हैं। अगर क्लोजिंग वैल्यू दी है तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो फिर क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो वो उसके लिए एक हिंट दे देता है कि ये इतना कम हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, वो एडजस्ट करके हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ फिर आता हूँ। राइट ऑफ अ डेट ऑफ 150 एज इरिकवरेबल, create a provision for offer debt at 5% for the remaining trade receivable, okay, provide for depreciation and fixture and fitting for the year ended 15% per annum on cost, ठीक है, and maintain the premises at cost price, ठीक है, और मोटर व्हीकल पे 20% लगा रहा है। तो आइए जरा हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, एसओएफपी बना लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन करंट एसेट से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है, हम सबसे पहले एसेट लिखते हैं। तो एसेट में स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से। तो एक हमारे पास है प्रीमिसेस, एक हमारे पास है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और एक हमारे पास है मोटर व्हीकल्स। अब इसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे? प्रीमिसेस हमारे थे 80,000 के, मैं 80,000 लिख देता हूँ। फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे पास थे 7,800, मैं लिख देता हूँ। मोटर व्हीकल थी 10,000 की, मैं 10,000 लिख देता हूँ। अब नीचे आ जाए, इन्फॉर्मेशन में आ जाए। सबसे पहले अब ये इन्फॉर्मेशन पढ़े। बोले फिक्सचर एंड फिटिंग पे कितना लगाना है, 15% लगाना है, एंड मोटर व्हीकल पे कितना लगाना है, 20% लगाना है, और प्रीमिसेस पे डेप्शन नहीं लगानी, वो कॉस्ट पे आएगा। तो अब जरा आगे कैसे काम करेंगे? प्रीमिसेस में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब प्रीमिसेस की वैल्यू 80,000 ही रहेगी। इसके बारे में बोला है कि इसमें से 15% माइनस करना है। 7,800 का 15% कितना बनेगा? जी गैस सर, 7,800 का 15% बनेगा 1170, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। और 10,000 का 20% कितना बनेगा, 2,000 बनेगा।
सर ये 15 और 20 कहाँ से आया? ये 15 और 20 मैंने यहां से उठाया। कभी कभार क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए वो क्लोजिंग वैल्यू दे देता है। अगर क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी तो आपने फाइंड करनी पड़ेगी, रिवाइज वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सिंपल होती है, डेप्रिसिएशन बस माइनस करनी होती है, दैट्स इट। तो 15% हमने निकाला फिक्स्ड एंड फिटिंग का, एंड 10,000 का मोटर व्हीकल का निकाला 20%। तो आंसर वुड बी 10,000 माइनस 2,000, ये कितना हो जाएगा? 8,000। और फिक्स्ड एंड फिटिंग का बता दें कितना आ जाएगा? 7,800 माइनस 1,000, 6,800। और 6,800 में से 200 माइनस करेंगे तो 6,600, 6,630। ओके, ये हमारे पास आ गए नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे। इसके बाद बेटा आगे क्या करेंगे? करंट एसेट की तरफ आएंगे। आगे हम आएंगे करंट एसेट की तरफ आएंगे। तो करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, हम लिख देते हैं। फिर क्या आएगा? बैंक आएगा। ठीक है, अगर बैंक ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग। उसके बाद क्या आएगा? इसने कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, लाइक इसने बोला है अदर पेबल। ठीक है, ये तो करंट लायबिलिटी में आएगा। इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, बैंक बैलेंस। ठीक ठीक, ओके। अच्छा, अब इसको आगे कैसे करेंगे? सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री की तरफ। अगर इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू दी है तो बेस्ट है, नहीं दी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन्वेंट्री की पुरानी वैल्यू लिखेंगे, 6,350। आप लिख लें 6,350। और हम यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है डिक्रीज हो गई है, तो माइनस कर देंगे 510। इसके बाद रिसीवल्स के ऊपर आते हैं। रिसीवल की वैल्यू थी 5,900। 5,900 हम लिख देते हैं 5,900। अच्छा, यहाँ इसने रिसीवल के बारे में बताया हुआ है कि रिसीवल की साल के आखिर में वैल्यू होगी 6,450, मतलब टोटल वैल्यू इसने बताई हुई है। अब इसने टोटल वैल्यू यहाँ बताई हुई है इसकी, तो हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है ट्रेड रिसीवल की वैल्यू हमारी होगी थी 6,450, लेकिन इसको एडजस्ट करना है। एक तो 150 का हमें बेडेड माइनस करना होगा इसमें से, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर 5% प्रोविजन लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर? हम यही वैल्यू लेंगे क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। इसमें से हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स। तो अगर इसमें से बैड डेट माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 6,450 माइनस 150, 6,300 हो जाएगा। ठीक है, और 6,300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा। तो प्रोविजन कितना है बेटा? जी गाइस, प्रोविजन कितना है हमारे पास? 315। हम 315 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 6,300 में से माइनस कर देंगे 315। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,985 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा हो गया रिसीवेबल। रिसीवेबल का मैं दोबारा समझा दूं। रिसीवेबल की पुरानी वैल्यू भी दी थी। अगर वो बोलता रिसीवेबल में इतना इंक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, तो मैं प्लस माइनस करता। लेकिन इसने रिसीवेबल्स की टोटल वैल्यू मुझे दे दी कि ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज टू 6,450, इसीलिए मैंने क्या किया है? डायरेक्ट 6,450 लिया, और उसमें से 150 माइनस किया, 6,300 आया, और इसमें से मैंने प्रोविजन का अमाउंट माइनस कर दिया। इसके बाद आते हैं बैंक के ऊपर आते हैं गाइस। बैंक का बैलेंस है 6,170, पुराना वाला। और इसने यहाँ लिखा हुआ है द बैलेंस एट बैंक हैड इंक्रीज बाय 10%। बैंक का बैलेंस 10% बढ़ गया। तो सर आगे क्या करेंगे? बहुत आसान है, हम लेंगे 6,170 और 10% बढ़ा देते हैं, तो 10% आ जाएगा 617। अगर हम इसको 10% बढ़ाए ना, ये 10% लें, तो 617 आ जाएगा। बताएं कितना आया? 6,787। 6,787, ये हमारे पास हो गए सारे के सारे करंट एसेट्स हो गए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप जो है नॉन करंट एसेट लिखेंगे, मैं लिख दी है। उसके बाद करंट एसेट लिखेंगे, वो मैं लिख दी है। तो जरा टोटल कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट का टोटल कितना है, जल्दी बताएं। नॉन करंट एसेट का टोटल कितना है, जल्दी बताएं। 80,000 प्लस 6,630 प्लस 8,000, 113,242, 113,242। और इस तरीके से
इसका टोटल भी बता दें, 5840। अच्छा ये टोटल एसेट्स बता रहे हैं आप मुझे? ओके बेटा, सॉरी। अच्छा जी, हमारे पास जो टोटल एसेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे कितने? टोटल एसेट्स आ जाएंगे 113,113,242। ये टोटल एसेट आ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका टोटल निकाला जो भी है नोट डाउन किया, और इसका टोटल निकाला जो भी है नोट डाउन किया, तो ये हमारे पास आ गया टोटल एसेट। अच्छा इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पहले टोटल एसेट निकालते हैं और उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। अब हम लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं, तो इसके नीचे आप कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसेट माइनस लाइबिलिटी करते थे और कैपिटल फाइंड करते थे, तो यहाँ भी यही होगा। यहाँ सारे एसेट का टोटल करेंगे एंड देन फिर लाइबिलिटीज में से माइनस करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले लाइबिलिटीज लिख देते हैं। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा सर? नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका लोन आएगा। तो लोन आप सवाल में देख सकते हैं कितना था, 21,000 था। अब इसने यहाँ बोला हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट में, अगर आप पढ़ें, 1/3 ऑफ द लोन वॉज रीपेड। 21,000 का 1/3 अगर आप निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000। तो वो ये कह रहा है कि 7,000 तुमने पे कर दिए थे साल के दौरान, मतलब 21,000 में से 7,000 माइनस कर दें, बाकी बचेंगे 14,000। एंड इट वॉज एग्रीड दैट अ फर्दर 1/3 वुड बी पेड ऑन 1 मार्च 2020। अच्छा हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2019, अगला साल एंड होगा 30 सितंबर 2020। मतलब ये जो पेमेंट है 30 सितंबर 2020 के अंदर अंदर आ रही है, तो ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अगर लोन की कोई इंस्टॉलमेंट अगले 12 मंथ्स के अंदर पे करनी हो, नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर पे करनी हो, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे टोटल नॉन करंट लायबिलिटी में लोन लिखेंगे, और लोन का अमाउंट है 7,000, और ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और करंट लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी में भी लोन लिखेंगे और उसका अमाउंट लिखेंगे 7,000। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? देखिए हमारा जो लोन का अमाउंट था वो था 21,000 साल के शुरू में। वो नीचे कह रहा है कि इस 21,000 में से हमने 1/3 जो है पे कर दिया, मतलब माइनस कर दें, वो पे हो गया, डिक्रीज हो गया, और बाकी 1/3 जो है वो हम अगले 12 महीने के अंदर देंगे। तो 14,000 का लोन जो है वो मैं ब्रेक करके लिखूंगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? एक मिनट वेट कीजिएगा, आप दूसरी लाइब्रेरीज देखें। अच्छा आगे चलते हैं, चलो। अच्छा अब इसमें आगे चलते हैं, आगे कैसे काम होगा। आगे हम लाइब्रेरीज की तरफ आ जाते हैं। करंट लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा? करंट लाइब्रेरी में सबसे पहले हम लेंगे ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल के बारे में नीचे इसने बोला हुआ है, ट्रेड पेबल हैज इंक्रीज बाय 880। ट्रेड पेबल हैज इंक्रीज बाय 880। तो यहां मैं लिखूंगा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का जो सवाल में बैलेंस दिया हुआ है पहले वो नोट डाउन करूंगा। सवाल में उसका बैलेंस दिया हुआ है 6,220, तो मैं लिखूंगा 6,220 प्लस, इसने नीचे लिखा हुआ है कि ट्रेड पेबल हैड इंक्रीज बाय 880, तो मैं लिखूंगा प्लस 880। बताएं कितना आया? 7,100। ये हो गए ट्रेड पेबल। और कोई बात है सर? यस सर। इसने बोला है अदर पेबल अमाउंटेड टू 260, ये नए आ गए तो हम लिख देते हैं और टोटल कर देते हैं। बताएं कितना आया? 7,000, 7,100 और 260 कितना हो जाएगा? 7,000, 7,100 और 260 कितना हो जाएगा? 14,360। ओके, ये भी माइनस कर दें और टोटल कर दें, जो आंसर आएगा उसको हम प्यार से कहते हैं नेट एसेट्स। जो आंसर आएगा उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्या फॉर्मेट है?
आपने सिंपली क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन दिखा दूं, ये देख सकते हैं मैंने नॉन करंट एसेट ली है, ठीक है, फिर मैंने करंट एसेट लिए और उनका टोटल किया, नॉन करंट एसेट का और करंट एसेट का मैंने क्या किया, टोटल किया। ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं, इन सब का टोटल किया। और इसके बाद मैंने जितनी भी लाइबिलिटीज थी, नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल किया, करंट लाइबिलिटी का टोटल किया और माइनस कर दिया। तो मुझे पता है नेट एसेट कितने हैं, तो नेट एसेट आ गए हमारे पास 91,882, 91,882। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो प्यार से क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो उसको कुछ लोग कैपिटल भी कहते हैं, नेट एसेट भी कहते हैं। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो नेट एसेट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। आगे हमें क्या नाम है, कैपिटल फाइंड करना है। तो हम हेडिंग देंगे नीचे कैपिटल की, और जस्ट हमें कैपिटल फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा नेट एसेट होगा वही मेरा कैपिटल होगा, जो हमारा नेट एसेट होगा, सॉरी एक मिनट, जो हमारा नेट एसेट होगा वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल होगा। हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, वैसे काम नहीं करना है कि ओपनिंग कैपिटल लिखें फिर प्रॉफिट ऐड करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें बस क्लोजिंग कैपिटल बताना है। तो वो यही आप सबको पता है, जो हमारा इसका टोटल होगा वही हमारे पास यहाँ नीचे आएगा। तो अगर ऊपर 91,882 आया तो यहाँ भी आ जाएगा 91,882, और ये मेरा कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, ये मेरा कैपिटल एट द एंड कहलाएगा। यहाँ तक कोई इशू? तो इसमें सिंपली आपने ये करना है, नेट एसेट फाइंड करना है। अच्छा बेटा, वो तब आता है अगर वो सवाल में कहे कि मुझे प्रॉफिट भी शो करो। अगर वो सवाल में ये बात बोलता है ना कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड तो करो लेकिन मुझे प्रॉफिट भी शो करो, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, वो आइडिया दे देता हूँ उसका। उसमें फिर हम ये करते हैं, हम स्टार्ट करते ओपनिंग कैपिटल से, हम स्टार्ट करते ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है। फिर इसमें ऐड करते एडिशनल कैपिटल, अगर साल के शुरू में प्रॉफिट, सॉरी साल के एंड में प्रॉफिट हो तो वो ऐड करते हैं, और ड्राइंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, और दो डबल्स की साइन लगा लेते हैं। अब उसमें कैसे काम होता, अगर इस तरह हमें करना होता तो क्या करते, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते। ओपनिंग कैपिटल कितना था हमारे पास, 89,000, तो मैं जाके नीचे लिखता 89,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया है, कैपिटल आपने इंक्रीज किया, तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मरियम ट्रांसफर 5,000 ऑफ हर मनी इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। ये 5,000 क्या एडिशनल कैपिटल है, ये हम ऐड करते हैं। प्रॉफिट का मुझे नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क। सर ड्राइंग कितनी है, आप एडजस्टमेंट पढ़ लें। ड्राइंग हमारी हुई थी 3,125, तो हम यहाँ लिखते 3,125 और लगा लेते हैं माइनस, और जो हमारे पास यहाँ टोटल आया था वही टोटल यहाँ आएगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते 91,882। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, अब प्रॉफिट रिवर्स वर्किंग करके फाइंड होगा। मतलब ये 91,882 है, ये चीज माइनस हो रही है, प्लस कर लें, ये प्लस हो रहा है माइनस कर दें, ये प्लस हो रहा है माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो ऐसा सवाल देगा नहीं, लेकिन अगर दे तो आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं आगे, कैपिटल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझा दूं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बेसिकली ये लाइबिलिटी की तरह ही होता है। तो इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में क्या आएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा जो साल के शुरू में था। और हम इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे लिखते हैं बैलेंस सीडी, ठीक है। ये लाइबिलिटी की तरह होता है। तो जो भी साल के शुरू में कैपिटल था, जो सवाल में हमने कैलकुलेट किया था, वो यहाँ आएगा, और जो साल के आखिर में हमने कैलकुलेट किया, अभी स्टेटमेंट फिर बनाई है, वो इस तरफ आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसमें कुछ चीजें आती हैं, लाइक इसमें ड्राइंग्स आती हैं। जो भी आपने ड्राइंग्स की होंगी वो बेसिकली कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो जो भी आपने ड्राइंग्स की होंगी वो डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, अगर आपके बिजनेस को लॉस हुआ था,
तो लॉस से क्या होता है, लॉस से अगेन हमारा बिजनेस क्या होता है, हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, वो डेबिट साइड पे आएगा। अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट के होने की वजह से बिजनेस कैपिटल बढ़ जाता है, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। उसके अलावा क्या आएगा, अगर कोई आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई पैसे बीच में लगाए थे, या कोई गाड़ी वगैरह इन्वेस्टमेंट की थी, कोई नॉन करंट एसेट दिया था, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ और ये बताओ कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ था और हमें लॉस कितना हुआ था, ये बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। तो यहाँ मैं ये हटा देता हूँ, बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी कैपिटल का कितना था, 89,000 था, तो मैं लिख देता हूँ 89,000। 89,000 हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइंड किया था 91,882, 91,882, ये मैं लिख देता हूँ 91,882। ठीक है, डेट क्लोजिंग आएगी, डेट हमेशा क्लोजिंग आएगी। उसके बाद हमने कोई ड्राइंग की हो, एडिशनल कैपिटल हो, तो वो आएगा। तो ड्राइंग 3125 की थी, मैं लिख दूंगा ड्राइंग 3125। उसके बाद जो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, उसको जरा जाके देख लेते हैं कि वो किस चीज की थी। पैसे ट्रांसफर किए हैं, पैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो रेफरेंस में हम बैंक लिखेंगे और आएगा 5,000। हम रेफरेंस में यहाँ लिखेंगे बैंक और यहाँ लिखेंगे 5,000। ठीक, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। जी गाइस, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड? सर ये 94,000 आ गया, मैं लिख दूंगा 94,000। ये आ गया 94,000। नहीं बेटा, आई थिंक सो डेबिट साइड ज्यादा है। ओके, आपने टोटल किया था ना, ठीक है, नो इशू। कोई इशू नहीं बेटा, आप मुझे ये बता दें कि डेबिट साइड का टोटल कितना आया। सर डेबिट साइड का टोटल आया 95,007, 95,007, 95,007। और उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दें, इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दें, तो बताएं प्रॉफिट कितना आया। 1,007। अच्छा, इसका लिखने का तरीका ये है, हम लिख देंगे 1,007, लेकिन इसके आगे प्रॉफिट मत लिखिएगा, इसके आगे कोशिश कीजिएगा लिखिएगा इनकम स्टेटमेंट। ब्रैकेट में चाहे तो लिख दें प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कैपिटल अकाउंट बनता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में आपको। अब आपने एक सवाल करना है इस तरह का, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसी इसी का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये शीट ग्रुप में मैंने भेज दी है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक सवाल इस तरीके वाला करने आप लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा हो सकता है चेंज हो सवाल, इससे डिफरेंट हो। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल है, विराट वाला, ये नोट डाउन करने हैं। जून 17 पेपर 2 2, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, ये वाला सवाल कर लीजिएगा, मैं इसकी एमएस भेज दूंगा। ठीक है, अक्यूमुलेटेड फंड का ओवरव्यू अभी दे दूं? चले मैं आपको अभी दे देता हूँ। अक्यूमुलेटेड फंड क्या है, देखें, आप लोगों ने एनपीओ पढ़ा था, तो एनपीओ में कैपिटल का जो नाम होता है वो चेंज है, और कैपिटल का नाम कहलाता है अक्यूमुलेटेड फंड।
एनपीओ में कैपिटल को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। तो जब हम एसओएफपी बनाते हैं ना, तो इक्विटी में, इक्विटी वाली साइड पे हम क्या करते हैं, इक्विटी वाली साइड में हम ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखते हैं। इक्विटी वाली साइड पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अक्यूमुलेटेड फंड, मतलब ये कैपिटल की जगह आ जाता है। और उसमें हम क्या करते थे, सरप्लस ऐड करते थे। अगर सरप्लस हुआ है तो उसको ऐड करते थे, डेफिसिट हुआ है तो उसको माइनस करते थे। तो ये जो अक्रूवल फंड है ना, ये पेपर में नहीं दिया होता। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। हाँ, ज्यादातर हम ओपनिंग लिखते हैं। एसएफपी में क्या लिखते हैं, ओपनिंग लिखते हैं। तो ओपनिंग फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, ओपनिंग एसेट लेने पड़ेंगे। सवाल में उसने आपको ओपनिंग एसेट्स दिए होंगे साल के शुरू में, और उसमें से ओपनिंग लाइबिलिटीज को माइनस करना होगा। जिस अगर आपका साल 31 दिसंबर 2019 में एंड हो रहा है, तो 1 जनवरी 2019 के क्या करेंगे आप, ओपनिंग एसेट लेंगे और ओपनिंग लाइबिलिटीज लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम कैपिटल भी कहते हैं और अक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। अक्यूमुलेटेड का वर्ड यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ड्राइंग नहीं होती। यहाँ जो भी सरप्लस जमा होता है वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और उसको आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही खर्च करते हैं। तो ड्राइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो पैसे जमा होते जाते हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इसका नाम प्यार से कैपिटल की जगह पे अक्यूमुलेटेड फंड रखा गया है। कैपिटल इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बाज दफा क्या होता है, कैपिटल के बारे में आता है कि इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, और इसमें तो प्रॉफिट कमाना मकसद ही नहीं होता। इसमें तो सोसाइटी को कल्चरल एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज को प्रमोट करना होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही, मेरे पास शीट नहीं है, वरना मैं इसकी कैलकुलेशन भी करवा देता। अभी ऐसा है, इनकम रिकॉर्ड को आप देख लीजिएगा, और कल मैं इंशाल्लाह आपको डेप्रिसिएशन करवाऊंगा, और आप